Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of agriculture economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall Campus Lahore। तो क्लास हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर कैसे होता है और इसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। तो हम ये 19 लेक्चर में इसको डिस्कस कर रहे थे, हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। हमने बात की थी प्रोडक्शन रिस्पांस टू रिस्क क्या होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क के रिलेटेड जो प्रोडक्शन यानी कि यील्ड को हम किस तरीके से बचा सकते हैं रिस्क से। और हमने वेरियस टेक्निक्स देखी, उसमें हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, हमने उसमें डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात की कि कौन सी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको हम अडॉप्ट करके हम रिस्क से बच सकते हैं। राइट, फार्मर रिस्क से किस तरीके से बच सकता है। तो उसमें पहली जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे कि किस तरह जो है वो रिस्क लवर और रिस्क न्यूट्रल और रिस्क अवर्स जो होते हैं पीपल, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। पहली टेक्निक जो थी वो प्रोडक्शन रिस्क था। तो प्रोडक्शन रिस्क की बात कर रहे हैं, आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोडक्शन रिस्क रिस्पांस टू रिस्क जो है ये पिछले लेक्चर से ही, ये पिछले लेक्चर की सेकंड लास्ट स्लाइड है, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आगे हम डिस्कस करें। हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपने बिज़नेस में या अपने डिफरेंट ये कंटेक्स्ट में अपने ख़ास तौर पे बीबीए में बिज़नेस के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरह ये एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफिकेशन होती है। उसमें हमने बात की थी जो कि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना या एक से ज़्यादा जगहों पे ग्रो करना। ठीक है, तो इसके आगे भी हम इसकी कुछ और जो प्रोडक्शन रिस्क जो होता है, इंटरप्राइज एंड और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जो है ये भी प्रोडक्शन रिस्क को ख़त्म करती है। उसमें ये जो इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन ये होती है कि आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस करें और ये फार्मिंग कम्युनिटी में पॉसिबल है। और फार्मर इस तरह स्मॉल फार्मर्स और पाकिस्तान के फार्मर्स और डिफरेंट कंट्रीज़ के फार्मर ऐसा कर रहे हैं। एक तो वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और दूसरा उन्होंने लाइफ स्टॉक रखी हुई है। तो ये इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन हो गया। देखें, एक बंदे के पास 5-6 एकड़ हैं, तो उससे अगर वो क्रॉप ही ग्रो कर रहा है तो अगर 5-6 भैंसें रख लेगा और बकरियां रख लेगा तो हर ईद पे उसके पास जो है, जो ख़ास तौर पे इस तरह छोटे फार्मर है 2-3 एकड़ हैं जिनसे, और उसको अगर वाइजली यूज़ करते हैं उस पीस ऑफ लैंड को, तो वो क्या करते हैं, साथ बकरियां भी रखते हैं। तो वो कुर्बानी की ईद पे जो है वो उनको अच्छी वाली इनकम हो जाती है। इसी तरह मतलब अगर वो भैंसें रखते हैं साथ, तो देखें एक बंदा एग्रीकल्चरिस्ट है 2-3 एकड़ कर रहा है, बजाय कि वो सीजनल यानी कि पार्ट टाइम फार्मिंग करे, अगर वो फुल टाइम फार्मिंग करता है तो वो अगर साथ लाइफ स्टॉक रख लेता है, साथ कुछ और बिजनेस कर सकता है। जैसे सबसे बड़ी इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन ये हो सकती है कि ट्रैली ट्रैक्टर होता है उनके पास, तो जिस वक्त उनको ज़रूरत होती है कि वो करें वहाँ फार्मिंग करें, तो उनके पास जो टाइम बच जाता है तो उसको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ख़ास तौर पे लोडिंग एंड लोडिंग के लिए वो अपने ट्रैली ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, एक फार्मर 3 से 4 किस्म की इंटरप्राइजेज़ को रन कर सकता है और इस तरह डिफरेंट फार्मर कर रहे हैं और 2-3 एकड़ से अच्छे भले वो अपना गुजारा कर रहे हैं और वो पुअर नहीं है। वरना मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसके पास 1-2 एकड़ है तो उसको पुअर कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, उसके प्रोडक्शन रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रोडक्शन रिस्क को करने के लिए एक तो ये हो गया कि वो इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन करे। अगर इस तरह मोस्टली जो है मीडियम फार्मर जो होते हैं वो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ये है कि एक से ज़्यादा जगहों पे क्रॉप ग्रो करना। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटी कैन बी इंटरप्रेटेड एज rational choice to add value from multiple farming function either through markets
और एग्री टूरिज़्म और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो इसमें एक और किस्म की जो भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, जो ख़ास तौर पे बागात बनाते हैं, ठीक है, उसमें उसको एग्री टूरिज़्म के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और बागात में एंट्री फ़ीस रख सकते हैं, तो ये कुछ एग्री टूरिज़्म हो सकती है। और इसके बाद जो है, अगर वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जैसे राइस है और वीट है या कोई भी क्रॉप है, अगर वो एक पीस ऑफ लैंड ऐसा रख लें जिससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दिस एरा, यानी कि जितनी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ये जो दौर चल रहा है और जिसमें लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक जो है वो एग्रीकल्चर यूज़ करनी है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक क्रॉप वो होती है जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हुआ हो, जिसमें ये डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये खाद वगैरह इस्तेमाल ना हुई हो। इसके हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, ये इसके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अगर की जाए तो ये भी एक किस्म की इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, जिससे फार्मर जो है अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकता है। प्रोड्यूसर कैन डाइवर्सिफाई द एंगेजिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, एंगेजिंग इन द सेम एक्टिविटी इन डिफरेंट फिजिकल environment or location, or engaging in the same activity over consecutive period of time। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है, और पार्टिसिपेशन इन दीज एक्टिविटी। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो मैंने आपको बताया है, एक तो ये प्रोडक्शन रिस्क को कम करता है, और दूसरा क्या है कि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करता है और उसकी फूड सिक्योरिटी को रेज़ करता है। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम इंटरप्राइज और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हमारे फार्मर अगर करें, स्मॉल फार्मर पार्टिकुलरली अगर करें, तो इससे ना कि सिर्फ उसकी अपनी इनकम जनरेशन होगी, बल्कि उसकी फूड सिक्योरिटी का लेवल इंक्रीज़ करेगा और उसकी वेलबींग आएगी। और अगर फार्मर की वेलबींग और पार्टिकुलरली इन पाकिस्तान में होती है, तो इससे क्या होगा, इससे मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। आगे जो दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन रिस्क, तो हमने पिछले लेक्चर में 19 में और इसमें पढ़ लिया। अब मार्केट रिस्पॉन्स टू रिस्क है, मार्केटिंग रिस्पॉन्सेज के सबसे बड़ा जो फार्मर के लिए कंसर्न होता है, और जो हमने बात की थी, जो सबसे बड़ा रिस्क है कि वो 6 महीने या साल काम करता है और उसको उसकी सही प्राइजेज़ नहीं मिल पाती। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है फार्मिंग कम्युनिटी के अंदर। तो इसके लिए भी कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ऐसी, जिससे जो है वो रिस्क जो है या तो मिटिगेट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी ये है कि वो इंक्रीज़ वेरिएबिलिटी इन द कमोडिटी प्राइस। तो अगर वो वेरिएशन रखे कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, तो इससे भी जो है वो प्राइसेस के रिस्क को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, बजाय कि वो मतलब ये देखे ना कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को देखे कि कब अच्छे तरीके से उसकी जो है वो मार्केटिंग हो सकती है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में है, और मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ फार्मर को कि भाई आप सारा साल जो है आप सारा साल काम करते हैं, सारा साल स्ट्रगल करते हैं, देन व्हाई आर नॉट यू कंसर्न विद द मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। मतलब आप एक एग्जांपल ले लें, आप एग्जांपल लें कि एक बिज़नेस होता है। आपने जो शहरों में बिज़नेसेस देखे हैं, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल का या दूसरे बिज़नेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, इन्होंने बाकायदा अपने सेल्समैन हायर किए होते हैं, ठीक है ना, और प्रमोशंस करते हैं, और इस तरह की बहुत सी उन्होंने मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि ये एक 3-4 एकड़ का बंदा जो है वो अपनी मीडिया के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट करे, बट स्टिल देयर आर सम टूल्स आर देयर जो आप मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करे। अगर वो मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा और जो सबसे डैमेजिंग रिस्क जो होता है फार्मिंग के अंदर, वो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग रिस्क है कि उसको फार्मर को उसकी अच्छी प्राइसेस ना मिले।
इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, अक्सर मैं एडवाइस करता हूँ फार्मर को कि भाई आप ख़ास तौर पे जब अपनी प्रोडक्ट जो है वो उठा लें तो इसको मार्केटिंग ख़ास तौर पे या तो आप अर्ली मार्केट कर दें अपनी प्रोडक्ट को, जल्दी यानी कि मार्केट में बेच दें, या जब जो है वो डिले मार्केटिंग करें। देखिए प्रोडक्शन सीज़न सब्ज़ी का है बड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, ये हार्डली 1 महीना इतना को रहता है। तो या तो आप लोगों में आप शामिल हो जाएं जो आप अपनी जो है वो मार्केट में आप समझ लें कि आप ये सोचें कि मैंने सबसे पहले जो है अपनी प्रोडक्ट को, गाजर है या इस तरह की सब्ज़ियां हैं कि सीज़न आने जैसे ही शुरू हो तो वो अपनी चीज़ों की वो मार्केट कर दे, उसको मार्केट के अंदर जो है वो उसको बेचे तो उसको अच्छी प्राइस मिलेगी, या उसको डिले मार्केटिंग कर दे। तो ये चीज़ें हैं और इसका कंसेप्ट एक फ्यूचर मार्केट्स के नाम से भी है। फ्यूचर मार्केट्स के नाम से भी कंसेप्ट है कि आम तौर पे दूसरी मार्केटिंग में, दूसरी चीज़ों में तो इसको हार्डिंग कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फार्मिंग को कुछ अमाउंट जो है वो ख़ास तौर पे जो प्रेशेबल है, जो प्रेशेबल कमोडिटीज़ हैं उसको स्टोर करे और कुछ हद तक जो है वो उसको स्टोर अपने घर में या अपने गोदाम में उसको स्टोर रखे और जब उसकी अच्छी प्राइस मिले तो वो उसको सेल कर दे। तो इसके और भी कुछ टूल्स हैं जो गवर्नमेंट्स भी देती हैं मार्केट रिस्पॉन्स को, मार्केटिंग जो रिस्क है इसको गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है कि मार्केटिंग के जो रिस्क है इसको कम किया जाए। तो इसमें कुछ तो गवर्नमेंट की एंड पे है, जैसे वो स्पोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे देती है, इससे नीचे नहीं कोई ख़रीद सकता, तो या तो आप गवर्नमेंट को सेल कर दें। तो ये सिर्फ आपको हार्डली जो है आपको काटन में ये भी आम नहीं है, ज़्यादातर जो सही स्पॉट प्राइस मिल रही हैं वो आपको वीट के अंदर मिलती हैं, राइस के अंदर भी इतनी वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। या आप अगर लगा भी लें, एक शुगर केन है, एक वीट है और एक राइस है, इस 3-4 पाकिस्तान की क्रॉप्स है जिसके ऊपर स्पॉट प्राइस मिलती है, बाकी किसी और क्रॉप के ऊपर नहीं है, ख़ास तौर पे वेजिटेबल और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जो है फार्मर गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करने की बजाय अगर ख़ुद मिनिमम प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कर ले, जैसे ये आपको बहुत से मंडियों में इस तरह के आड़ती मिल जाते हैं, ठीक है जी ये मेरा बाग है, ये मैंने बाग लगाया हुआ है, अब पता नहीं है फार्मर को, पता नहीं है कि इसकी अब प्राइसेस क्या होंगी। या उसने अगर कोई सब्ज़ी लगाई है, अगर सब्ज़ी अगर मिड मतलब अब अभी उसने सो की है और फसल को तैयार होने में अभी टाइम पड़ा हुआ है, 2 महीने हैं या 1 महीना है, तो अब उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे जो एक मिनिमम प्राइस पे देखें। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आज से 2-3 साल पहले गाजर जो है वो 1 रुपये किलो बिकी है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से ये कर लें और इस तरह की अवेलेबिलिटी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ठीक है जी ये आप जो है वो जो ये एक मिनिमम प्राइस पे जिससे फार्मर्स को एनफ प्रॉफिट भी हो जाए, आप वो उसको जो है वो अपना रिस्क जो है वो उसको शेयर कर सकते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है कि मिनिमम प्राइस के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट को पकने से पहले ही उसको बेच दे। तो ये भी एक टूल है जिससे रिस्क से बचा जा सकता है। दूसरी ये है कि प्राइस वेरिएबिलिटी को कम करें, कि मतलब ये नहीं कि हाई प्राइसेस के ऊपर इन चीज़ों को बेचें। सम मार्केटिंग रिस्पॉन्स मिनिमाइज रिस्क बाय रिड्यूसिंग प्राइस वेरिएबिलिटी। प्राइजेज़ में वेरिएशंस को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो भी मार्केटिंग रिस्पॉन्स जो है, बजाय कि हम देखूं कि ये ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है ना कि एक प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी मिल रही होती है तो कहते हैं जी 2-4 दिन और वेट कर लें तो हो सकता है और अच्छी मिल जाए। तो बेटर ये होता है कि जब एनफ गुड प्राइसेस मिल रही हो तो इसको सेल आउट कर दें। तो ये भी एक टेक्निक है जो डिफरेंट फार्मर यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारे पास आ जाती है मार्केट रिस्पॉन्स स्टोरी, जिससे मार्केटिंग का जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, प्रोड्यूसर यूज़ कम्बिनेशन ऑफ मार्केट रिस्पॉन्स इन देयर फार्म ऑपरेशन। ख़ास तौर पे मार्केटिंग ऑर्डर्स, मतलब वो डिफरेंट आड़तियों को या इनको ऑर्डर्स पे चीज़ें दे देता है। कमोडिटी प्रोग्राम्स
कि कमोडिटी प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्शन इन इनपुट एंड प्रोडक्ट मार्केट्स। गवर्नमेंट जो है जैसे स्पोर्ट प्राइस दे देती है या इनपुट में वो फिक्स कर देती है कि जी फर्टिलाइज़र जो है वो कोई भी 2000 से ज़्यादा नहीं बेच सकता, उसके लिए चाहे उनको गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़े। इनपुट्स के रिलेटेड वो गवर्नमेंट जो है वो असिस्ट कर देती है। तो ये भी प्राइस रिस्क को और किसी बड़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर देती है। जो इस तरह के गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है या इस तरह की कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, ख़ास तौर पे ये यूज़ होता रहा है शुगर केन में। तो इंडस्ट्रियलिस्ट आज से जब 15-20 साल पहले ये बाकायदा, अब तो खैर स्पोर्ट प्राइसेस चल रही होती हैं, लेकिन आज से 15-20 साल पहले क्या ये शुगर केन इंडस्ट्री वाले फार्मर्स की मिन्नतें कर रहे होते थे, अच्छा जी पैसे आप पहले ले लो, ये 200 मन के या 500 मन के या 1000 मन के जो है आप पैसे पहले ले लो, आप शुगर केन लगाओ। और वो ये एक प्राइस के रिलेटेड जो है ये रिस्क को ख़त्म कर देता है। ये किसी ज़माने में शुगर केन के रिलेटेड रहा है, लेकिन अब नहीं है। अब फार्मर जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है लिए फिर रहा होता है, ख़ास तौर पे शुगर केन, तो उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं होता या वो डिले पेमेंट करते हैं, 1 साल के बाद उनकी पेमेंट करते हैं। लेकिन ये किसी ज़माने में ये रहा है। इस तरह दूसरी जो कमोडिटीज़ होती हैं जैसे अनियंस हो गया, जैसे ये चीज़ें दूसरी कमोडिटीज़ जो होती हैं जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, टमाटर हो गए, तो ये चीज़ें जो है फार्मर जो है मार्केटिंग ऑर्डर्स इसके ले सकता है, कमोडिटी प्रोग्राम्स इस तरह के कुछ ले सकता है जिससे उसकी प्राइस वेरिएशंस कम हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रिसर्चर रिपोर्टेड दैट सेलिंग ऑन द फ्री मार्केट यूज़ ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो है और मार्केटिंग का रिकॉर्ड रखना, ये एक ऐसे टैक्टिक्स हैं, ये एक ऐसे टूल्स हैं, टैक्टिक्स तो नहीं कहूँगा लेकिन ऐसे टूल्स हैं जो प्राइस वेरिएबिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। अब फार्मर को ये पता नहीं होता कि पिछले साल मैंने, मतलब मोस्टली ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को अगर ग्रो कर रहा होता है, डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है जी चीज़ें बेचो, लेकिन अगर वो इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखे, और आगे हम ये किसी लेक्चर्स में पढ़ेंगे सप्लाई रिस्पॉन्सेज क्या हैं, काब वेब फिनोमेना क्या है। तो सप्लाई रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो फ्यूचर के कि आज पिछले साल इसकी प्राइसेस कम थी जी, उससे पिछले साल क्या थी। देखें, एक चीज़ों को आप देखें कि कैरेट जो है या ये गाजर है, इसकी प्राइसेस को स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पिछले साल जो है, आज से 2 साल पहले ये 5 रुपये किलो थी, पिछले साल जो है वो कुछ अच्छी इसकी प्राइसेस, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं थी, तकरीबन 10 रुपये ये किलो गई है। तो लेकिन ये इससे और भी अच्छी प्राइसेस ली जा सकती हैं। तो फार्मर अगर इस चीज़ों का रिकॉर्ड रखे और ख़ास तौर पे मंडियों की इन्फॉर्मेशन रखे, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक ये टूल है रिस्क को मैनेज करने के लिए, कि अगर वो रिकॉर्ड कीपिंग रखता है और ख़ास तौर पे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन रखता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी मिल रही है और प्राइसेस कहाँ पे अच्छी मिल रही है। तो बहरहाल ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कुछ फार्मर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगेन मोस्टली फार्मिंग मीटिंग में और मेरे जो फार्मर फ्रेंड्स हैं उनको मैं कहता होता हूँ कि यार सारा साल आप लोग काम करते हो, तो वाई नॉट कि आप मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क कर लिया करो, कि आप चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगे रहते हैं, उस जब बात मार्केटिंग की होती है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क किया करो। ठीक है, ये आपको मंडियों में अच्छी प्राइसेस नहीं मिल रही, तो आप मैं यकीन जाने, मेरा पड़ोसी है तो वो मतलब गांव से उठ के आया था लाहौर, तो उसने बहुत ज़्यादा अर्न किया है। क्या, वो लोगों को फल की रेहड़ियाँ लगवाता है और उनसे कमीशन लेता है। अब फार्मर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात बड़ी लॉजिकल है कि अगर फार्मर्स को लगता है कि मार्केटिंग में उधर जो है मंडियों में उसको रेट अच्छे नहीं मिल रहे, तो ये सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है कि वो आपको हज़ारों इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो साइकिलों के ऊपर आपकी चीज़ें में, आप कहेंगे ठीक है जी ये ले लो और इसमें तुम्हारा इतना शेयर है, इतना मेरा शेयर है, ये लो गाजरें, ये लो सब्ज़ी, आप घरों में बेच के आओ। देखें, चाहे मार्केट में एक जो फार्मर से सम टाइम ऐसे हालात आ जाते हैं, गाजर वो मेरे ख्याल में 50 पैसा पर केजी ख़रीदते होंगे, जब ख़ास तौर पे 2 साल पहले, और इस दफ़ा हर दफ़ा ऐसी ना कोई सब्ज़ी होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो अगर मार्केटिंग, अब एक बंदे के पास 10-15 एकड़ ज़मीन है, उस पता चला जी अच्छा जी
इसमें से इस दफ़ा जो है रेट अच्छे नहीं मिले, तो वो क्या कहता है इसको डिस्पोज ऑफ करो, सम टाइम तो उसको ज़ाया कर देते हैं। तो भाई आपके पास 10-15 एकड़ है और आप 5-6 बंदे जो है मिल के ऊपर उस फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में फैमिली साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो वाई नॉट आप एक मार्केटिंग मैनेजर भी रखो। देखें आप टेक्सटाइल मिल में या दूसरी छोटी इंडस्ट्रियां हैं तो उन्होंने सेल मैन भी रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर फार्मर ये टूल्स इस्तेमाल कर ले तो इससे भी रिस्क जो है वो कम हो सकता है, या मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जा सकती है जिससे मार्केटिंग रिस्क जो है वो कम हो। अच्छा जी, दूसरा ये है कि फार्मर आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू कंट्रैक्ट बोथ फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ इनपुट्स एंड फ्यूचर सेल ऑफ लाइव स्टॉक एंड क्रॉप कमोडिटी। इसमें ये होता है कि फार्मर जो है वो फ्यूचर डिलीवरी ऑफ इनपुट्स के ऊपर कि आप मुझे ठीक है जी, और ये किया भी जा रहा है पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है इस मेथड को, कि फार्मर जो है वो इनपुट डिलीवरी करवा लेता है और कहता है कि जी मुझे ये ख़ास तौर पे आड़तियों से कर्ज़ा ले लिया, पैसे ले लिए, या जो सीड कंपनियां होती हैं उनसे उधार सीड उठा लिया कि ठीक है जी, तो कि जैसे ही प्रोडक्शन आएगी तो मैं आपको ये दे दूंगा। ये भी रिस्क जो है वो शेयर कर देती, बजाय कि चीज़ हो ही ना, तो बेटर है कि उसको लगाएं। और जब उसकी फसल आती है, जब लाइव स्टॉक आता है, जब वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, हम जो है वो आपको जब हमारी फसल पकेगी या ये बछड़ा जो है वो 1 साल का हो जाएगा या कुर्बानी के ऊपर हम आपको जानवर दे दिया करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये भी मार्केटिंग रिस्क को रिड्यूस करती है। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग भी यूज़ की जा सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग ये एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म है और मोस्टली ये बिज़नेस में और कॉरपोरेट कल्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन फार्मिंग कम्युनिटी में भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? एग्रीकल्चर ट्रेड ऑप्शंस आर टूल फॉर मैनेजिंग एग्रीकल्चर प्राइस रिस्क एक्सपोजर। They permit the purchaser to buy or sell agriculture commodity at pre-specified price called the strike price on or before the given expiration date। और ये एक किस्म की टूल्स आमतौर पे कॉरपोरेट वर्ल्ड में यूज़ होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये भी किया जा सकता है कि एक प्री स्पेसिफाइड प्राइजेज़ के ऊपर आप उसको कमिट कर लेते हैं, ठीक है हम इस प्राइजेज़ के ऊपर जो है वो आपको क्वांटिटी देंगे या हम लेंगे, तो वो बिफोर या ऑन जो इसकी जो भी उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि इससे पहले हम आपकी प्रोडक्ट उठाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा ऑब्लिगेटरी नहीं होता, लेकिन स्टिल इट कैन बी अ गुड ऑप्शंस। दैट्स द ऑप्शन ट्रेडिंग जो फार्मिंग कम्युनिटी में यूज़ की जा सकती है, जो प्राइस रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। इसके बाद जी है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज टू रिस्क। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज टू रिस्क क्या होते हैं? ये जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज टू रिस्क हैं, with a greater variability in commodity prices, the use of marketing response to reduce price risk has increased, but price variability has not been eradicated। कि ये जो एक कह सकते हैं कि जो वीक पॉइंट है मार्केटिंग रिस्पॉन्स टू रिस्क के, ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्स टू रिस्क इसको कवर करता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ख़ास तौर पे ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्स टू रिस्क जो है ये नॉर्मली अफेक्ट अ बिजनेस सॉल्वेंसी दैट इज़ डेब्ट टू इक्विटी रेशो या लिक्विडिटी पोजीशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके ज़रिए जो है वो जो मार्केटिंग रिस्पॉन्स ऑफ रिस्क जो है उसको ख़त्म करता है। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, तो ये भी एक गुड टेक्निक है। आल्दो के पाकिस्तान में ये इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर ये बड़ी कॉमन है कि आप क्रॉप की इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है जी। इन सीवियर केसेस अगर कुछ ड्रॉट आ जाती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो इससे भी बचा जा सकता है। वर्ल्ड के अंदर आल्दो के ये इतनी फेम गेट नहीं कर सका, लेकिन स्टिल ये प्रैक्टिसेस हैं जो अडॉप्ट की जा रही हैं, लेकिन इतनी कॉमन नहीं है। तो बहरहाल क्रॉप इंश्योरेंस की स्टिल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसके बाद जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फार्मर रख सकता है। डेट मैनेजमेंट अगर करे तो इससे भी फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है। और मेंटेनिंग फाइनेंशियल क्रेडिट रिजर्व्स, कि अगर वो अपना कुछ क्रेडिट रिज़र्व रखे, फाइनेंशियल रिजर्व्स रखे, तो जितने भी उसको फाइनेंशियल रिस्क आएँ
तो उसको इस चीज़ से वो मिटिगेट कर सकता है। अच्छा जी, डेट मैनेजमेंट ये हमने बात कर लिया। मेंटेनिंग फाइनेंशियल क्रेडिट रिजर्व्स। अच्छा, होल्डिंग एसेट फॉर सेल टू मीट द कैश डिमांड। अच्छा, इसमें जो है ख़ास तौर पे ये जो फाइनेंशियल कुछ इस तरह का इशू आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, तो वो फार्मर जो है इमीडिएटली जो उनके पास लिक्विड एसेट होता है, जैसे भैंस होगी या बकरी होगी या इस तरह की चीज़ें होगी, या वो अपने घर में ग्रेन स्टोर करके रखता है, तो वो अगर कुछ ग्रेन रख ले, कुछ अगर वो अनियंस रख ले, जो प्रेशेबल कमोडिटीज़ हैं, तो वो कैश डिमांड जो इमीडिएट आ सकती है, तो वो अपने उस लिक्विड एसेट्स को इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकता है किस में, कैश में, और अपनी कैश की डिमांड पूरी कर सकता है। उसके बाद अगर फार्मर जो है होल्डिंग क्रेडिट रिजर्व्स करे, तो ये भी फाइनेंशियल रिस्क को ख़त्म कर देता है। क्रेडिट रिजर्व क्या है? क्रेडिट रिजर्व इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल लोन अमाउंट अवेलेबल टू द फार्मर एंड अमाउंट एक्चुअली यूज्ड। तो इसका क्या बेनिफिट है? इट इज़ अ मीन ऑफ जनरेटिंग कैश दैट अवॉइड द कॉस्ट रिलेटेड विद द लिक्विडेटिंग। अगर वो इस तरह की क्रेडिट रिजर्व रखता है, तो बजाय के एक जो है वो अपना लिक्विड एसेट बेचेगा, तो अगर वो रिज़र्व रखे, कुछ क्रेडिट का रिज़र्व रखे, तो वो लिक्विड एसेट, ख़ास तौर पे फार्मिंग के अंदर लिक्विड एसेट जो हैं वो बकरे हो सकते हैं जो ईद के ऊपर बेचे जा सकते हैं, अच्छी प्राइसेस मिलती हैं, ठीक है, या वो मतलब ग्रेन है, मैं इस वक्त बेचूंगा, प्राइसेस अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर वो मैं उसको रिज़र्व रखता हूँ 6 महीने के बाद बेचूंगा, तो ये 2000-2500 तक जाएगी पर मंथ। तो आज जो मैंने एक चीज़ 1300 की या 1400 की ख़रीदी थी, तो अगर मैं उसको 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए रिज़र्व रखता हूँ, तो मुझे अच्छा भला उसका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और आपके जो लिक्विड एसेट जो आप सेल करना चाहते हैं कैश रिजर्व के लिए, तो क्रेडिट रिजर्व, उससे भी उसके साथ जो अपॉर्चुनिटी कास्ट इन्वॉल्व होती है, कि मतलब आज जो बकरा आप जो है अगर बेचते हैं, लेट्स से कि एक 10,000 का है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और पाले पोसे और ईद पे जाके बेचें, तो एक चीज़ जो 15,000 की है वो तकरीबन 30,000 की जाके बिकेगी। तो ये है आपके पास क्रेडिट रिजर्व के बेनिफिट्स हैं जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्स को ख़त्म करता है। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना एंड थैंक यू वेरी मच। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। अल्लाह हाफिज़।